प्रणाम साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हाँ, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आज हम पढ़ेंगे। चलो फिर स्टोरी सुना। तो मेरे को स्टोरी सुनाने का ना मतलब इतना शौक है ना, मैं सोचता हूँ कि बायो एक पूरी बहुत ब्यूटीफुल सी कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरीके की है भाई लोगों, सबने ना न्यूक्लिक एसिड तो देख लिया था। न्यूक्लिक एसिड 1869 में खोज लिया गया। किसने? फ्रेडरिक मिशर साहब ने खोज लिया और ऑल्टमान साहब ने नाम भी दे दिया। बहुत वर्ष लग गए, बहुत साल लग गए इसका केमिकल नेचर जानने में, इसका स्ट्रक्चर क्या है जानने में बड़े साल लग गए। वॉटसन और क्रिक फाइनली इसका स्ट्रक्चर लेकर आए। उसके बाद आज जब डीएनए की खोज कर ली गई, उससे पहले तक लोग मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। सर जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई? जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर दे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो कैरेक्टर को ले जाए वही क्या है? वही जेनेटिक मटेरियल है। तो लोग मानते थे कि प्रोटीन है, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ही इंफॉर्मेशन कैरी करके इधर से उधर लेकर जाता है, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए हैं, सब चीजें प्रोटीन्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी में जितनी चीजें बन रही है सब प्रोटीन की बन रही है। लोग मानते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ही तो सब कुछ कर रहा है, प्रोटीन ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। बॉडी बनाते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग होता है प्रोटीन खाता रहता है। क्यों? एक्टिन मायोसिन नाम के प्रोटीन से मसल बन गई। फंक्शन भी प्रोटीन कर रहे हैं। मैक्सिमम हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कुछ है राइबोसोम वगैरह जो आरएनए के बने। तो यार मैक्सिमम तो चीजें प्रोटीन्स कर रहा है। तो लोगों का मानना था यही प्रोटीन निकल के दूसरी उसमें जाते हैं और यही जेनेटिक मटेरियल कहलाते हैं। लेकिन इस बात की अभी पक्का देखो, साइंस मांगती है प्रूफ। तुमने सोच लिया, बोल दिया, उससे प्रोटीन थोड़ी जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। साइंस मांगती है प्रूफ। अब लोग इस होड़ में लग गए कि यार हम एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे इस बात को कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। बाद में पता चला जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है ही नहीं। जब एक्सपेरिमेंट किए तब पता चला क्या? डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि डीएनए ही है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो सबसे पहले इस खोज में कई सारे लोग आए, है ना? तो बेटा उस खोज को जानने से पहले एक सिंपल सी चीज समझते हैं। पहले सेंट्रल डॉगमा फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये क्या था? क्रिक साहब ने ये दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई डीएनए जो होता है, सबके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है? एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। और यही प्रोटीन आगे रिएक्शंस करता है। ये प्रोटीन से एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम आगे रिएक्शन करके सब कुछ बनाएगा। हमारी बॉडी में कुछ भी बन रहा है बेटा, किससे बन रहा है? रिएक्शन से। रिएक्शन किससे हो रही है? एंजाइम की वजह से फास्ट हो जा रही है। और वो एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कैरेक्टर कौन लेकर आ रहा है? प्रोटीन लेकर आ रहा है। ये बात मैंने जेनेटिक्स 1 में भी पढ़ाई थी आपको। तो डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड की चेन है डीएनए। आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ये भी न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये भी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। दोनों के न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा अंतर है ना? इसके न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसमें राइबोस शुगर होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड में थाइमीन होता है, इसमें यूरासिल होता है। कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। तो दोनों है तो न्यूक्लियोटाइड की बने। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड की एक ही भाषा के है, तो ये तो ट्रांसक्रिप्ट हुआ इसका। तो इसी प्रोसेस को बोला गया ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ और ये अमीनो एसिड की चेन है। तो ये एक भाषा से निकल के दूसरी भाषा में जा रहा है, तो इसको बोला गया क्या? ट्रांसलेशन। तो बेटा इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हो क्या? इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि ये भाई रेप्लिकेट कर सकता है। ये रेप्लिकेट कर सकता है और ये रेप्लिकेट कर पाता है। डीएनए रेप्लिकेशन हो पाता है। इसको हम डीएनए की ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये अपने आप को कैटलाइज कर पा रहा है, अपने आप की ही एक नई कॉपी बना पा रहा है। और ये डीएनए अपने से दूसरा मॉलिक्यूल आरएनए भी बना पा रहा है। तो इसको क्या बोला कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये डीएनए की हेट्रोकैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ये डीएनए की हेट्रोकैटालिटिक प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो डीएनए ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी कर रहा है और हेट्रोकैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसी पूरे प्रोसेस को मेरे बच्चे क्या बोला गया? सेंट्रल डॉगमा बोला गया। इसी पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डॉगमा बोला गया। फाइन। नाउ
अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या सर डीएनए, क्या ये आरएनए, क्या ये आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है? क्या ये आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आरएनए रेप्लिकेशन भी होता है ना? क्या इस आरएनए से प्रोटीन बन सकता है? अभी तो बताया बनता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। क्या सर प्रोटीन भी रेप्लिकेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एनसीईआरटी लिखती है, एग्जाम्पल है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। इनमें सिर्फ प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट करता है। सिर्फ इस केस को छोड़ दिया जाए तो प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन एबिलिटी नहीं होती है। मानकर चलिए प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन एबिलिटी नहीं होती है, तो ध्यान से सुनना। क्या आरएनए से डीएनए उल्टा प्रोसेस हो सकता है क्या सर? वायरसेस में होता है ऐसा। क्यों होता है बाद में देखेंगे। वायरसेस में ऐसा होता है, एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या लगता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। प्रोसेस को बोला क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। ठीक है। और इस पूरे को मैंने क्या बोला? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। क्या बोला बेटा? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा बोला। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा बोला या फिर बोला टेमिनिज्म, या फिर मैंने बोला टेमिनिज्म, क्योंकि इसको टेमिन और बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। बात समझ में आई? काम उल्टा भी हो सकता है, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? अब ध्यान से सुनो। तो भाई आपको मेनली ये याद रखना है, डीएनए से एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन, और ये प्रोटीन ही सारी चीजें करेगा आपकी बॉडी में, है ना? तो इसका मतलब है डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है इस प्रोटीन को बनाने की, और ये प्रोटीन आगे एक्सप्रेस होके सारी चीजें कर रहा है। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो बात को। अब मैंने बोला कि भाई सब लोग किस में लग गए? सब लोग होड़ में लग गए, सर्च में लग गए जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो भाई जेनेटिक मटेरियल की सर्च सबसे पहले शुरुआत की फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया लिया इन्होंने। ठीक है। और इस बैक्टीरिया के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने दो स्ट्रेन्स ली इसकी, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन का मतलब है रफ स्ट्रेन, इसका मतलब है रफ स्ट्रेन, और इसका मतलब है स्मूथ स्ट्रेन। क्लियर है ना? अब ध्यान दो भाई, ये जो आर स्ट्रेन है ना, ये जो आर स्ट्रेन है, इसमें क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर इसकी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। बस खत्म बात। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके ऊपर होती है इसकी ये क्या? सेल वॉल। और इसके ऊपर एक और लेयर है, एक और लेयर है बेटा, इसके ऊपर एक और लेयर है। कौन सी लेयर है सर? ये तो पॉलीसैकेराइड की लेयर है। ये किसकी लेयर है? ये तो सर पॉलीसैकेराइड की लेयर है ना? म्यूकस की लेयर है। ये एक एडिशनल कोटिंग है, चिपचिपी सी लेयर होती है जो इसको स्मूथ बना देती है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट स्मूथ स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? दोनों के अंदर रफ और स्मूथ में अंतर क्या है? ध्यान सुनना। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर और है। सर ये एक्स्ट्रा लेयर कहां से आई? इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल था, कुछ ना कुछ तो जीन था जिसने ये लेयर बनाई होगी। बात समझ में आई? है ना? कुछ तो था जिसने लेयर बनाई होगी। डीएनए होगा, डीएनए था, डीएनए ने लेयर बनाई। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इन्होंने किया क्या? पहला इन्होंने क्या किया? माइस को लिया और माइस के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया।
आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया, तो माइस क्या होगा भाई? आर स्ट्रेन कैसा है आपका? रफ स्ट्रेन है, तो ये तो नॉन वायरुलेंट था, ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, ठीक है। अब आर स्ट्रेन डाला और माइस क्या हो गया? अलाइव है, जिंदा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि माइस जो था, माइस, ये आर स्ट्रेन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये लेयर नहीं है ना, इसके पास ये लेयर नहीं है। तो ये आर स्ट्रेन कैसा हुआ? ये आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट हुआ। क्यों सर? क्योंकि क्योंकि ये जैसे ही जाता है माइस का इम्यून सिस्टम इसको मार देता है। सर इसको नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, तो ये क्या करेगा? जान ले लेगा, वायरुलेंट है यानी कि पॉइजनस है, वायरुलेंट है। ये जान ले लेगा कैसे? क्योंकि ये जैसे अंदर जाएगा, चिपचिपी सी लेयर है, होस्ट सेल के साथ अंदर चिपक जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक एडिशनल लेयर है इसके पास, एक एडिशनल लेयर होने की वजह से ये इम्यून सिस्टम से बच जाएगा, किसके? माइस के। तो ये डिजीज कॉज कर पाएगा और ये जान ले लेगा। ये जान ले पा रहा है और ये नहीं ले पा रहा है। तो ये हमने जाना कि भाई जैसे ही माइस के अंदर ये वाला डाला तो ये माइस जिंदा था, तो ये नॉन वायरुलेंट फॉर्म है। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा इन्होंने माइस के अंदर एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाल दिया। जैसे ही एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाला तो आपको पता है, तो ये तो वायरुलेंट है, और ये माइस जो हो गया वो मर गया, माइस डाइड, ठीक है, माइस मर गया। अब थर्ड इन्होंने क्या किया? माइस के साथ, ध्यान से सुनना, माइस के साथ इन्होंने क्या किया? हीट किल्ड एस्ट्रेन डाल दिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन डाल दिया। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये हीट किल्ड का मतलब क्या है? बच्चे, मेरे को ना इस बैक्टीरिया को मारना था, मेरे को इस बैक्टीरिया को मारना था, तो क्या करूं मैं इस बैक्टीरिया को मारने के लिए? करंट लगा दूं, लेकिन उससे इसके बड़े सारे केमिकल्स डैमेज हो सकते हैं। मेरे को ऐसा कोई तरीका करना था जिससे मर भी जाए और इसके कोई भी प्रोटीन, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कुछ डैमेज ना हो। तो हमने इसको इतना हीट किया कि ये मर तो गया लेकिन कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। इसी को हीट किल्ड एस्ट्रेन बोला, कि मरा हुआ बैक्टीरिया है, किल्ड बैक्टीरिया है, लेकिन इसकी बॉडी एज सच है, इंटैक्ट है, सब चीज एज इट इज है। तो देखा कि माइस तो अलाइव है, मरा हुआ कैसे मार देगा उसको? लेकिन 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 फोर्थ, अब हुआ क्या? माइस के अंदर ध्यान से सुनना, माइस के अंदर क्या डाल दिया गया? माइस के अंदर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला प्लस हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला। तो देखो, जब आर स्ट्रेन डाला तो माइस अलाइव, और हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो माइस अलाइव। तो यहां पर भी माइस अलाइव होना चाहिए, लेकिन माइस मर गया, माइस डाइड। अब इसका माथा बिनका है ना, ग्रिफिथ साहब का माथा बिनका, ये कैसे मर गया? इन्होंने कहा, क्या किया? इस माइस को इन्होंने काट के देखा। जब काट के देखा तो इसके अंदर क्या निकला जानते हो? जिंदा एस्ट्रेन बैक्टीरिया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हुआ भाई? या तो ये हीट किल एस्ट्रेन जो था, ये मरा हुआ एस्ट्रेन जो था, ये जिंदा हो गया, या तो ये जिंदा हो गया, या फिर ये आर स्ट्रेन एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। जो मर गया वो जिंदा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो नेचर के खिलाफ हो गया। फिर ये आर स्ट्रेन क्या हुआ? ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? ये आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रेन के अंदर। ये आर स्ट्रेन, तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला कि दैट समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एस स्ट्रेन, ये समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। इसमें से कुछ इसमें ट्रांसफर हुआ, जिससे कि इस आर स्ट्रेन ने क्या बनाया? इस आर स्ट्रेन ने म्यूकस बनाया, है ना, वो पॉलीसैकेराइड लेयर बनाई, और ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से सुनना, इससे कुछ तो ट्रांसफर हुआ जिसने ये म्यूकस की लेयर बनाई, अपने ऊपर चढ़ा के एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब इस वाले बैक्टीरिया का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इन्होंने बोला कि यही है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, यही है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जो एक से दूसरे में जाके उसको वायरुलेंट बना दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये है क्या? प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है क्या ये तो बता ही नहीं पाए।
तो उन्होंने बता दिया दैट समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस हीट किल एस्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड मेक्स इट वायरुलेंट, मेक्स इट एस्ट्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ दिस माइस। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये समथिंग है क्या, अभी भी एक क्वेश्चन मार्क था। इसका केमिकल नेचर क्या है ये तो बता ही नहीं पाए। फिर क्या हुआ, ध्यान सुनना, फिर इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। मतलब कुछ लोग आए, कुछ साइंटिस्ट आए, कौन कौन, ओसवाल्ड एवेरी, मैकलिन मैकार्टी और मैक्लॉयड, ये 3 साइंटिस्ट आए, है ना, एवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 3 साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो समथिंग था, वो जो बोला था कि समथिंग इज जेनेटिक मटेरियल, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इन्होंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया समझते हैं। इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने, देखिए ध्यान समझो, इसमें इन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन ले लिया, तीनों में, इन्होंने तीनों में हीट किल्ड एस्ट्रेन ले लिया। हीट किल्ड एस्ट्रेन, शक किस पे था कि क्या हो सकता है, प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे तो पहले से ही पता था हमें नहीं हो सकते, क्योंकि उससे तो वैसे भी कुछ नहीं बन रहा हमारी बॉडी में, पहली बात। दूसरी बात, वायरस में तो होते ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, तो उनमें भी तो नए नए वायरसेस बनते हैं, उनमें भी तो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। तो इन तीनों में से ही कोई हो सकता है। और लोगों का मानना था कि प्रोटीन होता है। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, आपको पता है स्ट्रेन में भी क्या होगा, प्रोटीन भी होगा, है ना, आरएनए भी होगा और डीएनए भी होगा। ठीक है, इसमें भी सेम, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। इसमें भी प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर प्रोटीएज डाल दिया। यानी कि हीट किल एस्ट्रेन में अब प्रोटीन टूट गया, प्रोटीन खत्म, प्रोटीन को इस एंजाइम ने डिसॉल्व कर दिया। ये 2 बच्चे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप बताओ? बोला आपने कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या वो जो समथिंग था वो इसमें से ट्रांसफर होके आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? यस, क्योंकि डीएनए बचा हुआ है मेरा। देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके अंदर जैसे ही आरएनए डाला तो अब ये वाला मर गया, यहां पे प्रोटीन मर गया था, प्रोटीन डिसॉल्व हो गया था, यहां पे आरएनए टूट गया, डीएनए तो बचा हुआ है अभी मेरा। तो यहां पर फिर इसको आगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में डाला। क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? तो देखा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो गया। लेकिन जैसे ही हमने यहां पे डीएनए को डाला, अब भाई डीएनए टूट गया। अब जैसे ही डीएनए टूटा ना, तो भाई यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे भाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां क्या नहीं हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो समथिंग था जो ट्रांसफर हो रहा था, वो समथिंग मर गया है। क्यों? क्योंकि मैंने समथिंग को मारने के लिए कुछ डाला है। तो वो जो समथिंग मरा है वही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आ गई है? लेकिन बड़े सारे लोग आए, उन्होंने इसको माना ही नहीं। उन्होंने बोला कि ये बेकार की बात है। कहते क्यों? कहते इसमें कोई नेक्स्ट जनरेशन तो आई नहीं रही, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कर दिया तुमने, है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन का आ रही है। एक एस्ट्रेन से, सॉरी, एक हीट किल एस्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है कुछ, ऐसा नहीं होगा ना, नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन में कुछ नहीं जा रहा है, हम नहीं मानते जेनेटिक मटेरियल है, पहली बात। दूसरा, एक सवाल पूछा जाता है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का मॉडल कौन था, कौन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन था? तो आंसर बच्चे लिख कर आया था माइस, जो कि गलत है। भाई उन्होंने माइस पे थोड़ी किया था, उन्होंने तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे किया था ना। माइस तो बेटा, माइस तो क्या था, माइस तो जिसके ऊपर सिर्फ ये देख रहे थे कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हुआ। अब इसको तो माना नहीं लोग ने, तो बेटा फिर आए हर्शे एंड चेस साहब आए, ये दोनों आए।
इन्होंने ऐसा प्रूफ दिया कि सबकी बोलती बंद कर दी। इसका मतलब इनका प्रूफ को बोला गया अनइक्विवोकल। फिर कोई कुछ नहीं बोल पाया। अनइक्विवोकल, सबके वोकल बंद कर दिए क्योंकि इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ, ऐसा प्रूफ ही दे दिया। ध्यान से समझिएगा। तो मैंने बोला कि यार ये जो वायरस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वायरस लिया और भाई एक बैक्टीरिया लिया, है ना। वायरस लिया इन्होंने, कौन सा वायरस लिया इन्होंने, T2 बैक्टीरियोफाज। ठीक है, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज लिया। और बैक्टीरिया कौन सा लिया इन्होंने, बैक्टीरिया लिया इन्होंने अपना प्यारा इकोलाई। तो जैसे इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज लिया बेटा, है ना, T2 बैक्टीरियोफाज लिया, तो ध्यान से सुनना, इस वायरस में क्या होंगे, डीएनए था, कैसा, डबल स्ट्रैंडेड, और प्रोटीन था। ठीक है ना। सो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन 12th 11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखती है नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। याद रखिएगा, नीट 2013 में सवाल पूछा गया, सवाल भी लिख देता हूं। नीट 2013 में पूछा गया, क्या वायरस कंटेन्स ऑप्शन 4, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा बोथ, चौथा आइदर आरएनए और डीएनए। आंसर बता दो। आंसर गया फोर्थ। ठीक है ना, या तो एक ही होगा, कोई भी हो सकता है। अब इन्होंने किया क्या वो समझते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने, आप इस चीज का बेसिस समझो पहले। तो भाई डीएनए किसका बना है सर, न्यूक्लियोटाइड का बना है। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर सर फॉस्फेट भी होता है, फॉस्फोरस होगा ना फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरस होता है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉस्फोरस जनरली इसका मास नंबर 31 होता है, 31 होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका रेडियो एक्टिव ले लिया। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। मतलब मैंने ऐसा डीएनए लिया जिसके अंदर P32 फॉस्फोरस था। तो कैसा था, रेडियो एक्टिव था, चमक रहा था, मैं दिख रहा था। ठीक है, फिर प्रोटीन को हमने देखा कि यार मैं प्रोटीन को कैसे चमकाऊं। मैंने देखा प्रोटीन किसका बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना है। कुछ तो अमीनो एसिड हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से है, जैसे मिथियोनिन। मिथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो मैंने देखा कि मैं इस सल्फर को, जनरली ये सल्फर कैसा होता है, मास नंबर होता है इसका 32, मैंने क्या किया 35 ले लिया। तो ये 35 क्या था, हैवी आइसोटोप था इसका, ये भी रेडियो एक्टिव था। ध्यान से समझिए, है ना, ये इसका हैवी आइसोटोप्स है। ये क्या है, हैवी आइसोटोप है, ये हैवी आइसोटोप है, ये भी हैवी आइसोटोप है। ये जो हैवी आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है बेटा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मेरे को एक चीज समझ में आ गई, मैं डीएनए को रंगूंगा किससे, P32 से, रेडियो एक्टिविटी से चमकेगा। और इसको मैं रंगूंगा किससे, S35 से, ये भी रेडियो एक्टिविटी से चमकेगा। क्लियर है बात, चलो इसी चीज का हमने फायदा उठाया। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किया क्या, 2 जगह एक्सपेरिमेंट किए भाई, 2 जगह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने ले लिया ये इकोलाई, इकोलाई का ये रहा डीएनए, ये इकोलाई का डीएनए। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किया क्या बेटा, ध्यान देना, ये इसका प्रोटीन कोट है वायरस का और ये वायरस का डीएनए, ठीक है ना, ये वायरस का डीएनए। अब जो डीएनए था, देखो देखो, जो डीएनए था वो एकदम नॉर्मल था, है ना, डीएनए के अंदर यानी कि P31 था, नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन जो मैंने इसका प्रोटीन लिया ना बेटा, लेकिन जो मैंने इसका प्रोटीन लिया ना, वो मैंने क्या ले लिया, S35 वाला ले लिया, यानी कि कैसा ले लिया, रेडियो एक्टिव ले लिया। कैसा ले लिया, रेडियो एक्टिव ले लिया बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने रेडियो एक्टिव ले लिया। अब हुआ क्या, मैं पहली प्रोसेस कराई क्या, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जैसे ही हुआ, ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा। दूसरी प्रोसेस कराऊंगा मैं ब्लेंडिंग, है ना। तो ध्यान से सुनना, जैसे इन्फेक्शन हुआ था तो ये वाला इसके अंदर आ गया था, इन्फेक्शन होने के बाद ये इसके अंदर आया, ये प्रोसेस हुई, ये इसके अंदर आ गया। और ध्यान से देखना, और मैंने क्या किया, धीरे से आराम से घुमाया, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, आराम से घुमाया, कम स्पीड पे घुमाया, कम स्पीड पे घुमाया, तो ये इससे डिटैच हो गया। हमने इंश्योर किया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर चला जाए, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर चला जाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ध्यान देना, फिर हमने क्या किया, सी में, फिर हमने क्या किया, बहुत ही तेज स्पीड में घुमाया, उसको बोला सेंट्रीफ्यूगेशन, तेज स्पीड में घुमाया। जैसे ही तेज स्पीड में घुमाया तो भाई मेरा ये बैक्टीरिया तो बिल्कुल अलग हो गया, ये मेरा बैक्टीरिया तो बिल्कुल अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया, है ना, मेरा बैक्टीरिया अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग दूर चला गया। मतलब जो भारी वाला पार्ट था वो नीचे बैठ जाएगा, यानी कि ये नीचे बैठ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। इसको बोला सुपरनेटेंट, इसको क्या बोला, सुपरनेटेंट। हाँ ठीक है, हमने इसको निकाल लिया, ठीक है, पहला ये काम किया। मुझे बताओ, हमने सुपरनेटेंट को तो हटा दिया बाद में, मुझे बताओ क्या इसके अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, क्या इसके अंदर कुछ भी चमकता हुआ दिखेगा। सर इसके अंदर आया डीएनए, डीएनए तो नॉर्मल था, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहां थी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहां थी, रेडियो एक्टिविटी तो इसके प्रोटीन में थी बेटा, है ना, रेडियो एक्टिविटी कहां थी, प्रोटीन में थी, तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी थी, इसके अंदर नहीं थी, तो नहीं दिखी। लेकिन जब, ध्यान से सुनना, जब इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने इन्फेक्शन कराया, अब दूसरा काम क्या किया है, अब इन्होंने ये नॉर्मल इकोलाई लिया, ये इसका डीएनए, अब इन्होंने, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, या मैं इसको इस डिफरेंट कलर से बनाता हूं, इसको तो नॉर्मल लिया, इसको कैसा लिया, इसको कैसा लिया बेटा, इसके अंदर प्रोटीन कोट है ना, प्रोटीन में तो सल्फर होगा, सल्फर 31 लिया नॉर्मल। लेकिन अब इसका अंदर जो डीएनए था ना, ये जो डीएनए था, ये डीएनए का जो फास्फोरस लिया ना, वो हैवी ले लिया, मतलब ये रेडियो एक्टिव ले लिया, ये नॉर्मल नहीं लिया। तो इन्फेक्शन कराया, दूसरा ब्लेंडिंग कराएंगे बेटा, है ना, इन्फेक्शन कराया, दूसरा कराएंगे ब्लेंडिंग। जब हमने ब्लेंडिंग कराई, मतलब धीरे धीरे घुमाऊंगा, धीरे धीरे घुमाऊंगा, जैसे मैंने धीरे धीरे घुमाया है इसको, धीरे धीरे घुमाऊंगा मैं, तो क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा। इन्फेक्शन तो हो गया, देखो इन्फेक्शन तो हो गया, ये रहा, ठीक है। ये तो क्या था, बैक्टीरियल डीएनए, ये क्या था, वायरल डीएनए। फिर मैंने क्या किया, बहुत तेज घुमाया, जब तेजी से घुमाया ना,
इसको बोला गया सेंट्रीफ्यूगेशन। जब तेजी से मैंने इसको घुमाया, जब काफी तेजी से मैंने इसको घुमाया, तो क्या हुआ, ये जो सुपरनेटेंट था ये दूर चला गया, सुपरनेटेंट दूर चला गया, ठीक है, सुपरनेटेंट दूर चला गया। और यहां पर हमने देखा कि इसके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी है, इसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी, हमने इसको देखा, इसको चेक किया, सुपरनेटेंट को दूर निकाल दिया, रेडियो एक्टिविटी यहां पर मिल गई। जब मैंने, ध्यान से सुनना, जब मैंने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया तो इसमें मिल गया, इसके अंदर डीएनए पहुंच चुका है इसके अंदर। जब मैंने प्रोटीन को रंगा था, प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था, तो इसमें नहीं दिखा। तो इसका मतलब इसके अंदर जा कौन रहा है, डीएनए जा रहा है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जब मैंने डीएनए को रंगा तो इसके अंदर दिख गया, जब मैंने प्रोटीन को रंगा तो इसके अंदर नहीं दिखा। तो इसका मतलब जा कौन रहा है, सर इसके अंदर जा रहा है डीएनए। आप एक चीज बताओ सर, जब डीएनए इसके अंदर जा रहा है तो इससे ये कैसे प्रूव हो रहा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? मेरे बच्चे, वायरस का तो काम ही यही है, वायरस अपने आप में कुछ नहीं कर पाता है, वायरस होस्ट सेल में अपना डीएनए डाल देता है, ये डीएनए, वायरल डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, और प्रोसेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और ये वायरल डीएनए अपना खुद का प्रोटीन बनाएगा सेंट्रल डॉग्मा करके, ठीक है, सारे एंजाइम इस सेल के यूज करेगा, से ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन से अपना प्रोटीन बनाएगा, और अपने आप को रेप्लिकेट भी करेगा, डीएनए को डबल कर लेगा। तो डीएनए को डबल किया, 2 डीएनए हो गए, 2 वायरल डीएनए हो गए। अब उसके ऊपर प्रोटीन बना लिया इसने, प्रोटीन भी अपने ऊपर चढ़ा लिया, 2 वायरस बन गए, ये तोड़ के बाहर निकल जाएगा। फिर से सुनो, इसने क्या किया, वायरस ने, वायरल डीएनए क्या करेगा, वायरल डीएनए इसे अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, डीएनए 2 हो गए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगा, तो नए नए वायरसेस बना देगा। दोनों चीजें तो बन गई, डीएनए भी बन गया, प्रोटीन भी बन गया, नए वायरस बना दिए इसने, इसको तोड़ के बाहर निकला, फिर दूसरे सेल में गया, दूसरे सेल में जाके अपना डीएनए डाला, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किया, रेप्लिकेशन किया, नया डीएनए बनाया, अपना नया प्रोटीन बनाया, एकदम पैकेज किया, नया वायरस बना दिया, उसको तोड़ के फिर निकल गया। ऐसे ये हमारे होस्ट सेल की, मतलब हमारे सेल की मशीनरी को टेक ओवर करता है ना, उसके सारे एंजाइम्स वगैरह यूज करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा, डीएनए को डबल करेगा, फिट करेगा दोनों को, नया वायरस बनाएगा और निकल जाएगा। तो भाई नया वायरस बन गया ना, नया वायरस बन गया ना, तो यहां पर नई जनरेशन, तो अगली जनरेशन बन गई। किसकी वजह से बनी? सारी इंफॉर्मेशन किसके पास थी? क्योंकि ये तो बाहर निकल के टूट के खत्म हो गया था। तो इससे ये साबित हो गया, सबके मुंह बंद हो गए, ये साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बेटा, है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। पहली बात, जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना आना चाहिए। भाई अगर डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा तो किसी काम का नहीं है। मान लो अगली जनरेशन में जाएगा कैसे? अगली जनरेशन में 10 वायरस बनाने हैं, तो 10 वायरस में डबल अपने आप को रेप्लिकेट करके ही तो बांटेगा। तो अगर रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो आप जानते हो कि प्रोटीन तो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं कर पाता है, डीएनए कर लेता है, आरएनए भी कर लेता है, इन दोनों के पास एबिलिटी है, प्रोटीन के पास नहीं है, तो प्रोटीन तो एलिमिनेट हो गया, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रायॉन्स का केस अलग है भाई, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर पाता, डीएनए कर सकता है, आरएनए। तो यानी कि इन दोनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देख समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो भाई प्रोटीन तो एलिमिनेट हो गया, मैं डीएनए की बात करता हूं और आरएनए की बात करता हूं। फर्क क्या है दोनों में? आप बोलोगे सर इसमें राइबोस शुगर है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ओके। और आप बोलोगे सर इसमें तो यूरासिल है और इसमें थाइमीन है। यही दोनों तो फर्क है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। मैं चाहता हूं भाई मेरे अंदर सालों तक, 100 साल मेरी जिंदगी रहेगी, 100 साल तक तो मेरा डीएनए या आरएनए अच्छा रहे, तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल देखता है कौन सा है? तो आप जानते हो डीऑक्सीराइबोस, सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन OH को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया,
जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसको रिएक्टिव बना रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया और मोर स्टेबल हो गया। ठीक है ना, इसकी वजह से। और ये तो मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन है सेकंड कार्बन पे, और लेस स्टेबल। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, ये थाइमीन क्या है, इसको मैं 5 मिथाइल यूरासिल लिख सकता हूं क्या, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझना, इसके 5th कार्बन पे यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यूरासिल में नहीं है। ये CH3 ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप इसको ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है क्या थाइमीन को, क्यों सर, इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा क्या, या दूसरा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है ना, अल्फा हाइड्रोजन या प्लस आई का इफेक्ट देखोगे तो ये इसको ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। तो दिस इज मोर स्टेबल देन यूरासिल। तो देखो स्टेबिलिटी तो इस स्ट्रक्चर में ज्यादा है ना देन दिस स्ट्रक्चर। आरएनए से ज्यादा स्टेबिलिटी डीएनए में है ना बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखो अब आगे नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशन। एनसीईआरटी का लाइन है, स्लो म्यूटेशन के लिए जाना चाहिए। भाई डीएनए जो है, डीएनए क्या है, लेस रिएक्टिव है, हमने पढ़ लिया अभी क्यों, मोर स्टेबल है, यानी कि लेस वेरिएशंस होते हैं, लेस चेंजेस होंगे, लेस वेरिएशंस होंगे और स्लो म्यूटेशन होगा। लेकिन दूसरी तरफ आरएनए, आरएनए तो भाई काफी मोर रिएक्टिव है, इससे तो रिएक्टिव ज्यादा ही है, लेस स्टेबल होगा। तो यहां पे लेस वेरिएशंस आ रहे थे, यहां पे ज्यादा वेरिएशंस आएंगे और ये फास्ट म्यूटेशन करेगा। दूसरी बात है भाई, आरएनए जो है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है जनरली, और ये जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके अंदर नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल है डीएनए, तो ये स्लो म्यूटेशन में जा रहा है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है किसको, डीएनए को, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब दूसरा, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ये लाइन कह रही है कि डीएनए से एमआरएनए बनना चाहिए। सो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, और ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट देगा मेंडेलियन कैरेक्टर। ये बात समझ में आती है, ये प्रोडक्ट देगा मेंडेलियन कैरेक्टर। मतलब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, प्रोटीन ने एंजाइम बनाया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बना दिया। जैसे मान लो आपका ये प्रोडक्ट ग्रोथ हार्मोन बन गया, ग्रोथ हार्मोन पूरा बन गया, ये रिएक्शन से बना, उस रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए था जो बना दिया डीएनए ने। तो यहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर आ गया, कोई भी कैरेक्टर आ गया आपके अंदर। तो आप बोलोगे कि सर प्रोटीन डायरेक्ट भी तो दे सकता है, ये आगे पूरी कहानी चल सकती है। मैंने बोला बट ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, आरएनए भी हो सकता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, आरएनए पूरा खुद ही कर देगा, आरएनए तो रेप्लिकेट भी करता है। लेकिन अभी हमने देखा कि आरएनए बहुत कम स्टेबल है। आपको बताओ हमारे अंदर यूकैरियोट्स में सिर्फ 4 घंटे तक आरएनए रह पाता है जिंदा, उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ 2 मिनट तक इसका लाइफ स्पैन है। अब मेरी अगर 80 साल की उम्र होगी कभी, है ना, तो 80 साल तक, 100 साल तक तो मेरे को डीएनए मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन को 4 घंटे के लिए थोड़ी स्टोर कराना है, इंफॉर्मेशन को सालों के लिए स्टोर कराना है, इसलिए मेरे को डीएनए को ही रखना पड़ेगा। डीएनए एमआरएनए बनाया गया तो 3-4 घंटे में प्रोटीन वोटीन बना के खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। मेरे को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, इसलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई? इतने सारे सपोर्ट थे डीएनए के लिए।
आज तो खैर हमें डिटेल पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों आया डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इतना ही है आज के लेक्चर के लिए। अगली क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, खुश रहिए।